आप सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो आप सब लोग? एक बार जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोग एक बार तैयार हो जाएंगे और आज हम सब लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को हम लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप सब लोग हमें ये बता देंगे कि मेरी ऑडियो बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक आ रही है कि नहीं। आप सभी साथियों को जय हिंद। आज लंबी क्लास है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक एक बात को हम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझना है, एक एक बात को प्रॉपर तरीके से हम लोगों को जानना है, सीखना है और आज की ये मैराथन हम सब लोगों की सक्सेसफुल होनी चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ SLV सिविल सर्विस पे कुछ कराए। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। तो एक बार सब लोग हमें ये बता देंगे कि साउंड, ऑडियो, वीडियो प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ। किसी भी प्रकार में कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप लोग हमें बताइए। किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत है तो बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन आपके सम्मिलित है? अब ऐतिहासिक पूर्व काल यानी अगर हम बात करें तो एज ए हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट, एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। द कल्चर ऑफ यूपी हैज, क्वेश्चन बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दिस। कौन सा आपके इसमें से सम्मिलित है? अब मेरी ध्यान से देखिएगा, आप लोग खूब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। जो हमारा इतिहास है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिस्ट्री को एविडेंसेस के आधार पे हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इतिहास को उसके साक्ष्य के आधार पे हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरे को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरे को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। तीसरे को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड हिस्ट्री का वो पीरियड होता है जिसमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई भी रिटन एविडेंस आपके नहीं। सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई भी रिटन एविडेंस आपके नहीं है। आपने बोला कि चलो ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है, बट जो रिटन एविडेंस नहीं है उसको हम पढ़ नहीं पाए। जो रिटन एविडेंस है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। और हिस्टोरिक पीरियड में क्या है कि दोनों प्रकार के एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल भी है, रिटन भी है, और जो रिटन है उसको हमने खूब अच्छे से पढ़ भी लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखो, ये भगवान बुद्ध के बारे में जानने के लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इसके बारे में पर्याप्त रिटन एविडेंस है और जो रिटन एविडेंस है उस समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखता है। आपने बोला कि चलो ठीक है, नवाबों के बारे में भी, आपके महाराजों के बारे में भी। ठीक है, जब भगवान राम के बारे में बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इमोशनल बिना हुए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या दिखाई देता है? तो जब राम के बारे में बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में चर्चा ठीक है, करी गई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। रामायण में करी गई है, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस में करी गई है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, करी गई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि जब भी भगवान राम के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो रामायण से पाते हैं।
ये भी एक लिखित आपके महाकाव्य है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज, लेकिन इसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में जो आयोग के अनुसार इसका यूज नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो रामायण काल के दौरान की जो आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपके मिले हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसका रामायण जो आपका रिटेन है उन दोनों से कोई भी साम्यता नहीं है, इन दोनों से कनेक्शन नहीं है। तो इसके आधार पे अभी और हम लोगों को इसके बारे में खोज की जरूरत है, इसके बारे में रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। अब हो सकता है कि जो रामायण के समय के जो आपके साक्ष्य, जो आपके टाइम पीरियड रामायण में बताया गया है और जब आपके लिखा गया है, उन दोनों के टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा आपके डिफरेंसेस है। तो ये भी एक कारण आपके हो सकता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं भाई कि दो जो है वो सही नहीं, दो जो है वो सही नहीं है। तो दो जब आपके सही नहीं है तो आंसर क्या होगा? आपके सी हो जाएगा, 3, 4 और 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाजियाबाद जनपद में जो आलमगीरपुर है उससे प्राप्त जो आर्कियोलॉजिकल आपके एविडेंसेस है वो कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट करती है? द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल obtained from आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट्स। सबसे पहले हमको यह समझना है कि ये जो आपके आलमगीरपुर है ये गाजियाबाद में नहीं है, लेकिन चलो यूपीपीसीएस ने गाजियाबाद कह दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो है वो मेरठ जनपद में है। जो आलमगीरपुर है वो कहां पे है? मेरठ जनपद है। ये बात अब समझो। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, वो सारे प्लेसेज हैं, प्लेसेज से कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ है, वो सारी जगह है, वो सब कुछ है। मैं उस एविडेंसेस के बारे में बात करूं। इसीलिए तो मैंने क्या बोला कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर ज्यादा बातचीत हमें नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा काम की करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आपके सबके कण कण में राम है। इसीलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा नहीं, जो आयोग ने जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आपके बात कर लेते हैं, और इसके ऊपर अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा कुछ परेशान सोचने और हताश होने की बात आपकी नहीं है, और ना किसी और एंगल से सोचना है। जब हम आपकी बात करते हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, पढ़ाई के समय बिल्कुल भी इमोशनल होकर के नहीं पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं चीजों को सीखने के लिए। जब नॉर्थ है तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में क्या मिलेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है मांडा। वो कौन सा है? मांडा। मांडा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। जब हम साउथ के बारे में बात करते हैं तो साउथ में कौन सा है? तो साउथ में कौन सा है? दैमाबाद, जो कि गोदावरी प्रवरा के किनारे है भाई। जब हम वेस्ट के बारे में बात करते हैं, वेस्ट, तो वेस्ट में कौन सा आ जाता है? सबसे पश्चिमी सीमा में सूतका गेंडोर। कौन सा आ जाता है भाई? सूतका गेंडोर। और ईस्ट में जब आप देखेंगे तो ईस्ट में कौन सा आ जाता है? आलमगीरपुर। ईस्ट में कौन सा आ जाता है भाई? तो ईस्ट में आ जाता है आलमगीरपुर आ जाता है। ये मसला डन है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अभी जो आलमगीरपुर है ये कौन से नदी के किनारे? तो ये हिंडन नदी के किनारे। कौन से रिवर के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। और यहां पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल, स्टोन मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट आलमगीरपुर, तो किससे संबंधित है? तो ये आपके हड़प्पा कल्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? Select the correct answer from the quotes given below. कालीबंगा,
लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। अब समझो, इस क्वेश्चन को खुद डिकोड कर सकते हो, खुद डिकोड कर सकते हो। ये कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। लोथल के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? गुजरात में जाना पड़ेगा, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? मेरठ, उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा। और हुलास के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? तो सहारनपुर में। और सहारनपुर भी कहां पे भाई? यूपी में। यानी कहने का मतलब कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये जो है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन। जब हम देवबंद आंदोलन के बारे में बात करें तो यूपी उस समय, जिसको हम संयुक्त प्रांत कहते थे, जिसको हम उस समय क्या कहते थे भाई? यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसके लीडर्स के तौर पर अगर हम बात करें, इसके नेता के तौर पर अगर हम बात करें, इसके नेता के तौर पर अगर हम बात करें, लीडर्स के तौर पे, तो इसमें 2 लोगों का नाम दिखाई देता है। मौलाना हुसैन अहमद का नाम दिखाई देता है, मौलाना हुसैन अहमद का नाम दिखाई देता है। और जो अदर और भी लोग थे उनके द्वारा 1866 में, 1866 में, कहां पे भाई? देवबंद। और ये देवबंद कहां पे पड़ता है भाई? तो देवबंद आपके पड़ता है, सीधे तौर पे याद रखिएगा, यूपी। देवबंद यूपी उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में होता था। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, एक संस्था की स्थापना की, जिसको दार उल उलूम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दार उल उलूम के नाम से आपको जाना जाता है। और इस दार उल उलूम की स्थापना के साथ ही देवबंद की आपकी शुरुआत हो गई। तो 1866 में इसकी शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही है? Which of the following statements are correct with reference to the cultural heritage of Uttar Pradesh? Cultural heritage of Uttar Pradesh, इस प्रदेश की अनेक उत्खनन पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। The oldest evidence of agriculture in the global context has been found from many excavated archaeological sites of this region. पहला इसको देखते हैं, बिल्कुल सही बात ही कह रहा है। अगर एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर आप देखना चाहते हैं, अगर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर आप देखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के सबसे पुराना साक्ष्य, तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लहुरा देव। कहां पे जाना पड़ेगा भाई? लहुरा देव। और लहुरा देव के बारे में बात करें तो लहुरा देव कहां पे स्थित है? तो लहुरा देव संत कबीर नगर में आपकी स्थित है। कहां पे स्थित है भाई? संत कबीर नगर में लहुरा देव स्थित है, संत कबीर नगर में। और यहां से एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। और जानते हो कितना साल पुराना? 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी तक, 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी तक ये एविडेंस आपके प्राप्त होता। और किस चीज का? राइस का। अब मेहरगढ़ पहले हम लोग कहते थे जब तक इसकी हमने खोज नहीं करी थी। अब इसके बाद मेहरगढ़ का नंबर आता है, यानी पहले वाला एविडेंस जो है आपके सही है। अब देखिए अन्य जो है वो जौ और धान है, तो जौ नहीं, केवल और केवल आप धान कह सकते हैं। यानी धान के अलावा, यानी आपके क्या बोलते हैं कि पैडी के अलावा कोई भी एविडेंस दूसरा आपको नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ गए? तो यानी यहां पे
जो मिला है, जो मिला है वो आपके उत्तर प्रदेश के किसी प्लेस से नहीं मिला है। चाहे आप महगरा के बारे में बात करो, चाहे आप कोल्डी हवा के बारे में बात कीजिए, चाहे आप लहुरा देव के बारे में बात कीजिए, कहीं से भी आपको ये चीज नहीं दिखाई देता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। वेगम समरू ने एक बहुत ही प्रसिद्ध आपके चर्च का निर्माण करवाया। ठीक है, वेगम समरू बिल्ट ए वेरी फेमस चर्च। इन्होंने कहां पे बनवाया? अभी उत्तर प्रदेश में ही तो बनवाया होगा, लेकिन अब यहां पे चलो माउंट आबू तो होगा नहीं राजस्थान में, नैनीताल तो होगा नहीं उत्तराखंड में, बचा दो, एक हो गया कानपुर और एक हो गया सरधना। तो जब बेगम समरू के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो बताया जाता है कि मेरठ के समीप सरधना में मेरठ के करीब उसने बनवाया था। बेगम समरू के जो हस्बैंड थे वो एक यूरोपियन थे। इनके जो हस्बैंड थे वो क्या थे भाई? यूरोपियन थे। इनके जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो आपके यूरोपियन थे। सांबरे नाम था। और सांबरी के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारी रियासतों के सेना में उन्होंने काम किया था। फिर बाद में इसको सरधना की जागीर प्राप्त हुई। और यही जो सरधना है, इसका नाम पहले क्या हो गया था? चेंज करके, मतलब अंग्रेजों के द्वारा इसको समरू कर दिया गया था। सरधना का नाम क्या कर दिया गया था? समरू। गहना पिसच में, वेरी गुड। और जब इसकी पति की डेथ हो गई यूरोपियंस की, तो उसके बाद ये जो बेगम है वो आपके यहाँ की शासिका बनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सरधना हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जिसको बहू बेगम का मकबरा कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आपकी स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे अवस्थित है? नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आपके अवस्थित है? द फेमस टॉम्ब ऑफ नवाब शुजाउद्दौला's बेगम, बहू बेगम्स टॉम्ब इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? आपने बोला कि सर पहले ये तो बताओ। अब इसकी जो बेगम थी, उस बेगम का नाम क्या था? उसका नाम था जोहरा बानो। ओ मेरी जोहरा बानो, तुझे मालूम नहीं। सुना ना आप सब लोगों ने? तो ये जो है, इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा? फैजाबाद में। और फैजाबाद में आपको क्या दिखाई देगा? अयोध्या दिखाई देगा। और वहां पे जो अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन का जंक्शन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो ये शुजाउद्दौला, कभी कभी कोई अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता है, सबको करना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा करता है, तो जब बहुत ज्यादा करता है तो उसके लिए कोई ताजमहल बनवा देता है, तो कोई बीवी का मकबरा बनवा देता है। और इसने बनवा दिया बहू बेगम का मकबरा। अपने प्रिय बेगम की स्मृति में, याद में उसने बनवाया। और बताया जाता है कि वो अब फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अब सुमेलित नहीं है भाई? देखिए, जो जोश थे वो मलियाबाद से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। जिगर मुरादाबादी, आपने सुना होगा, मुरादाबाद से संबंधित है। चकबस्त के बारे में बात करें तो लखनऊ से। लेकिन रघुपति सहायक फिराकी के बारे में बात करते हैं तो इनका जो आपके बॉर्न प्लेस था, जो इनका जन्मस्थली था, वो जन्मस्थली कौन सा था भाई? प्रयागराज जन्मस्थली। तो आप लोग भी जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए, खूब मन लगा के पढ़ करके, मेहनत करके।
इसके पहले की भी जितनी मैराथन हुई है उसको देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप लोग भी बनवाइएगा कुछ ना कुछ। आप बंगला बनवा देना और उसका नाम अपने बीवी के ऊपर रख देना, और जो शेरनिया है हमारी वो अपने हस्बैंड के नाम पे रख देगी। केवल बीवी के लिए मकबरा क्यों बनेगा, पति के लिए भी बने। तो प्रयागराज, तो इनकी जो कर्म भूमि रही वो कर्म भूमि कौन सी रही भाई? इलाहाबाद। सॉरी, यहां पे गलती हो गया, थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा। इनका जो बॉर्न था, इनका जो जन्म हुआ था वो था गोरखपुर। कौन सा था भाई? गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। रघुपति सहायक फिराक के बारे में। और इनकी जो कर्म भूमि थी, इनकी कर्म भूमि जो थी वो प्रयागराज में थी। वहीं पे प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो इसलिए बी आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सवाल दे रहा है कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री की। उत्तर प्रदेश के हैं ये लोग। अब ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि कौन से लोग कौन से टाइम पीरियड में आपके फेमस रहे, कौन से लोग। लड़कियां झोपड़ी बनवा देगी, क्या दिक्कत है? झोपड़ी का नाम रख देना, बेबी झोपड़ी नाम रख देना, बेबी की झोपड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है? Which of the following pairs is not matched? Which of the following pairs is not matched? अब देखो, अमीर खुसरो, एटा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एटा में एक जगह पड़ता है पटियाली, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटा से कासगंज आपके अलग हो गया। तो अब के समय में ये जो पटियाली, जहां पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अब के समय में कासगंज में पड़ता है। हाँ, हाथ में नाम लिख दे तो हाँ, ये भी सही बात है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब इससे भी बेहतर आप करना चाहते हैं तो आप अपने सर पे नाम लिख सकते हैं। आप लोग मत लिखना, मतलब आप किसी को सजेस्ट कर देना। तो अब देखो, सर पे लिख दोगे तो पूरी दुनिया दिखेगी कि भाई सर पे चढ़ा रखा है। अब कहां पे दिखेगा? तो पाटियाली के बारे में बात करें तो अब ये कासगंज में दिखेगा। कासगंज अब जिला बना दिया गया, पहले काशीराम नाम था, अब इसका नाम कासगंज कर दिया गया है। तो ये जो पटियाली है वो नया जो जिला बनाया गया है कासगंज, पहले जो जिसका नाम काशीराम के ऊपर था। यहाँ पे मिर्जा गालिब कहां से थी भाई? तो मिर्जा गालिब आगरा से थे। जोश आपके मलियाबाद से थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में हम बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म था वो जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। जन्म कहां पे हुआ था भाई? शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का 17वां मंडल है। याद है ना? याद है ना वो बात? भूल तो नहीं गए? जन्म कहां पे? शाहजहांपुर में। और इनको फांसी कहां पे दिया गया? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इनको, पंडित जी को फांसी कहां पे दिया गया? तो इनको फांसी दिया गया गोरखपुर में। और इन्होंने क्या बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए, कभी कभी क्या होता था कि किसी नारे को लिखता कोई और था, उसका लेखक कोई और होता था, लेकिन उसको फेमस बनाने वाला कोई और होता था। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, इसको किसी और ने लिखा लेकिन उसको फेमस भगत सिंह जी ने बनाया। और भगत सिंह जी की तो बात ही अलग है। भगत सिंह कहते थे कि ये कलम इस कदर वाकिफ है मेरी जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। इतना ज्यादा उनको प्यार था। तो निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? किसका जन्म? तो ये जो आपके मीर तकी हैं, इनका भी जन्म आगरा में हुआ था। और जो मिर्जा गालिब हैं उनका भी जन्म आगरा में हुआ था। और फिराकी जी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था।
और इनका जन्म कहां पे हुआ था? अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो कासगंज में, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए भी सही है और आपके डी भी सही है, तो दोनों आंसर इसके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर आपके मनाई थी? मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, जहां पे भी आपको लगे कि आपके लिए नया है, इसीलिए ये सब कुछ मैं आपको सिखाने के लिए भी ये क्लास ले रहा हूं। जहां पे भी आपको लगे कि नया है वहां पे साइड नोट करके वहां पे नोट कर लीजिएगा अपनी वर्ड्स में, ठीक है? इसीलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं। इस क्लास का दोनों पर्पस है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आए और क्वेश्चन के थ्रू कंटेंट भी आपको समझ में आए। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि टाइम कम बचा है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन, देखो जब भी आप क्लास में आओ तो दो तरीके की बातें हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे इसका मतलब कि आपको आता है, नहीं बनेंगे इसका मतलब कि आपको सीखना है, ठीक है? दिस इज द क्लास ऑफ थ्योरी रिलेटेड टू क्वेश्चंस, दिस इज नॉट फॉर योर टेस्टिंग। आप समझ गए ना? आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना, हमको सीखना है केवल। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया celebrated the birth anniversary of Shahid Ram Prasad Bismil in June 2021 as a part of Azadi का अमृत महोत्सव at which of the following places in उत्तर प्रदेश। अब कहां पे मनाया जाएगा? तो जहां पे इनका जन्म हुआ है वहीं पे तो मनाया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में जो एल्फ्रेड पार्क है और वहीं एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और आपके अंग्रेजों के बीच में आपके भिड़ंत हुआ था, और पेड़ के नीचे बताया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। तो जो इनके पिस्टल में अंतिम गोली आपकी बची थी, उन्होंने खुद को मार लिया, क्योंकि उनका एक ही था कि कुछ भी हो जाए हमें अंग्रेजों के हाथ में नहीं आना है। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर अब वो पार्क का नाम कर दिया गया है, जो इलाहाबाद का प्रसिद्ध अल्फ्रेड पार्क है। बात समझ में आ गया आप सब लोगों को? तो इसका नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद पार्क अब नाम रख दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम आपके रख दिया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रंस जो म्यूजियम है, वो कहां पे स्थित है? तो उसके लिए आपको लखनऊ में जाना पड़ेगा। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नाइनटीन 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। भारत कला भवन संग्रहालय, ये जो म्यूजियम है वो आपको कहां पे स्थित है भाई? तो सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वाराणसी में स्थित है। इसको 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1920 में। और किसके द्वारा भाई? राय कृष्ण दास के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राय कृष्ण दास के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राय कृष्ण दास के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और चित्रकला के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पेंटिंग के विकास में, चित्रकला के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चित्रकला के विकास में ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस सवाल देखिए, ये यूपी के कुछ बहुत फेमस आपके जगह हैं, लेकिन ये सवाल ये जानना चाहता है कि ये फेमस प्लेस उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है।
उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में? तो देखो, अगर आपको विंध्याचल जाना है तो यूपी के मिर्जापुर में चले जाइए। अगर देव शरीफ आपको जाना है तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चले जाइए। हस्तिनापुर अगर आपको घूमना है तो मेरठ चले जाइए। लेकिन जब श्रृंगवेरपुर के बारे में बात करें तो ये फैजाबाद में नहीं मिलेगा। फैजाबाद को अब अयोध्या कहते हैं, तो श्रृंगवेरपुर के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? प्रयागराज में जाना पड़ेगा। ये सारी के सारे उत्तर प्रदेश को फेमस आपके क्या है टूरिस्ट प्लेस है, जिसको मैं बताना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपके कहां पे है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम इज एस्टैब्लिश्ड इन या इज सिचुएटेड इन, कहां पे स्थापित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के बारे में बात करें तो बहुत सारे जगह पे इनका जो आश्रम है वो चित्रकूट में भी बताया जाता है। कहां में बताया जाता है भाई? पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो कहां में बताया जाता है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका जो है वो चित्रकूट में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है भाई? तो चित्रकूट में इनका आश्रम आपके बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। अब आपने बोला कि लेकिन चलो यूपी में सर कहां पे है? तो यूपी के लिए आपको कानपुर के पास में एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं? बिठूर। जिसको क्या बोलते हैं? बिठूर कहते हैं। उस बिठूर में आपको क्या दिखाई देगा? तो उस बिठूर में आपको स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में जब हम बात करें कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो यूपी में कहां पे स्थित है? तो ये आपके बिठूर। और कौन सी नदी के किनारे? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है। तो ये भी कहां पे होगा? तो ये भी आपको गंगा नदी के किनारे होगा। तो गंगा नदी के किनारे बिठूर में आपको क्या दिखाई देता है? तो गंगा नदी के किनारे बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपको दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे आपको जाना है तो कानपुर शहर में जाना पड़ेगा, और कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर आपको यह आश्रम दिखाई देगा। अब एक मंदिर है भाई, जितना भी पॉइंट में बता रहा हूं ये सारी पॉइंट को पॉइंट फॉर्मेट में बना करके पॉइंट फॉर्मेट में बना करके ऐसे ऐसे करके आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। बात समझ गए? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये मेरी करा देने के बाद ये हमेशा के लिए आपके जीवन में याद हो जाएगा। विख्यात भारत माता मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? भारत माता मंदिर। तो जब फेमस, बहुत ही फेमस, जब हम भारत माता टेम्पल के बारे में बात करते हैं, भारत माता मंदिर के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो भारत माता मंदिर अभी के समय में कहां पे स्थित है? भारत माता मंदिर कहां पे स्थित है? तो सबसे पहले आप देखिए, जब हम इसके स्टैब्लिश के बारे में बात करते हैं कि सर इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1936 में 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पहली बात। अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें, इसके संस्थापक के बारे में बात करें कि सर किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, तो उनका नाम था बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे भाई? तो उनका नाम था बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पहली बात हो गई। और इसकी शुरुआत यानी इसका ओपनिंग जो है, इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1936 में। और इस मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? इस मंदिर को भारत माता मंदिर कहते हैं। अब इसमें जो भारत माता की जो प्रतिमा है, जो भारत माता की जो मूर्ति है, वो किससे बनी हुई है? संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है भाई? संगमरमर से बनी हुई। तो संगमरमर से बनी हुई भारत माता की प्रतिमा है, एक मॉडल के रूप में दिखाई देता है, जिसमें आपको भारत के साथ इसमें क्या, इस मंदिर में क्या क्या दिखाई देंगे भाई? इस मंदिर में क्या क्या दिखाई देंगे? तो इस मंदिर में भारत के जितने भी आपके सागर हैं, जो सी है वो दिखाई देंगे। भारत के जो प्लेन है वो दिखाई देंगे।
भारत के जो आपके माउंटेन्स हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखाई देगा, और ये पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए ये मंदिर आपको दिखाई देगा। यानी एक बात समझिए कि जो भारत माता मंदिर है, इसमें ध्यान रखिएगा कि देवी या देवता की कोई परंपरागत, यानी इसमें आप देखोगे कोई देवी या कोई देवता की कोई परंपरागत आपकी ट्रेडिशनल कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। यहां पे इस मंदिर में भारत माता का वास्तविक मानचित्र आपको दिखाई देगा। आप लोग इसको देखना, अगर आपको जब वक्त मिले तो भारत माता का वास्तविक मानचित्र आपको इसमें दिखाई देगा। भारत माता का वास्तविक मानचित्र आपको इसमें दिखाई देगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वाराणसी में जाना पड़ेगा, और एक काशी विद्यापीठ का जो परिसर है, आप सीधे तौर पे मैं आपको लोकेशन बता देता हूं, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। जो काशी विद्यापीठ का जो परिसर है, जो कैंपस है, तो उसी कैंपस में ये आपके मंदिर स्थित है। उसी कैंपस में ये मंदिर आपकी स्थित है। सारनाथ कहां पे है? जब हम आपके सारनाथ के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपकी स्थित है। सारनाथ कहां पे भाई? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये आपके सारनाथ है, और यही वो जगह है जहां पे एक स्तूप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धमीक स्तूप। और वहीं से पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने पहला अपना जो प्रवचन है वो यहीं पे दिया था। और जो भगवान बुद्ध का, जैसे हम आपके महात्मा बुद्ध के बारे में जब हम बात करें, तो महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब उनका जन्म हुआ, बॉर्न, तो उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैशाख पूर्णिमा, अब बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जब उन्होंने घर को छोड़ा, तो उसको धर्म चक्र क्या बोलते हैं भाई? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस ज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं। और जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो उस पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और जब उनका डेथ हुआ, तो उस डेथ की घटना को क्या कहते हैं? तो आपके महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनके जन्म को किससे दर्शाया जाता है? लोटस एंड बुल से। जब इन्होंने घर छोड़ा तो घोड़ा से। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भाई किससे भाई? तो ज्ञान की प्राप्ति को आपको दर्शाया गया बोधि वृक्ष से। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको दर्शाया गया चक्र से। और जब इनकी डेथ हुई तो उस डेथ को किससे भाई? स्तूप या इनके फुटप्रिंट से। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि सारनाथ के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा में एक दयाल बाग है, आगरा स्थित दयाल बाग, ये क्या है और ये किससे संबंधित है? ये जो आगरा स्थित जो दयाल बाग है, दयाल बाग सिचुएटेड इन आगरा इज रिलेटेड टू, ये राधा स्वामी पंथ से आपके संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई? ये राधा स्वामी। अब देखो यहां पे अलग अलग शहरों के नाम दिए गए, अलग अलग शहरों के नाम दिए गए हैं। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि किसके समय में ये बनाया गया था भाई। जी, भारत माता का मंदिर बहुत जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ पे यूपी के बारे में जब डिस्कशन करें तो वो कहां पे स्थित है वो मैंने बात बताई। अब मेरी बातों को समझिए कि जब हम फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित हो जाता है? अकबर से। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी में चेंज किया। अगर हम जौनपुर के बारे में बात करते हैं तो जौनपुर से संबंधित फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज्यादा आपके नहर शहर का निर्माण किया, और अपने भाई जौना खान की याद में उसने जौनपुर बना लिया। आगरा के बारे में बात करें तो सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद बदायूं के बारे में बात करें, जो बदायूं में जामा मस्जिद है, उससे कौन सा हो जाता है? इल्तुतमिश। तो 3421 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चुनारगढ़ में एक वेदिका है जिसको कहते हैं अनूप वेदिका। और तो ये जो अनूप वेदिका है वो किसकी है?
तो सबसे पहले ये देखिए कि चुनारगढ़ है कहां पे। तो जब भी चुनारगढ़ आपको देखना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा भाई? ईस्टर्न यूपी में जाना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि ये जो गढ़ है, इस गढ़ के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देगा भाई? इस गढ़ के अंदर, इसके अंदर आपको दिखाई देगा सोनवा मंडप। ये जितनी भी चीज मैं लिखा रहा हूं, इस सब इसी के अंदर है, सोनवा मंडप। फिर क्या दिखाई देगा? 52 खंभा। फिर क्या दिखाई देगा? सौर घड़ी। फिर क्या दिखाई देगा? सौर घड़ी। फिर क्या दिखाई देगा भाई? भर्तृहरि की समाधि। भर्तृहरि के बारे में तो जानते हैं भाई आप सब लोग, भर्तृहरि की समाधि। अगर आपसे सवाल पूछा जाए आदि शंकराचार्य का कोई मतलब नहीं यहां से, तो यहां से कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि हो जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है वो मध्य प्रदेश की खंडवा के मंदाता पर्वत पर आपकी बनी है, जिसको स्टैचू ऑफ वर्णनेस के नाम से जानते हैं। आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी जानते होंगे। रामानंद के बारे में बात करें तो इनको कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन को इन्होंने साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लेकर के आया था। तो देयर इज अनूप वेदिका इन चुनारगढ़ हुज नेम्स आर, तो ये किसके ऊपर आपकी, किसकी आपकी है? तो भर्तृहरि की है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से, जो मैंने अभी आपको मैंने इसमें बता दिया भाई कि कौन सा कहां पे स्थित है भाई, कौन सा कहां पे स्थित है। तो जब भी हम कनक भवन के बारे में बात करते हैं, कनक भवन के बारे में बात करते हैं, तो कनक भवन के लिए आपको जाना पड़ेगा अयोध्या। जब कामदगिरी पर्वत के बारे में बात करते हैं तो कहां पे जाना पड़ेगा? चित्रकूट। जब हम आपके कालिंजर दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो कहां पे? बांदा। और जब हम आपके देवा शरीफ के बारे में बात करते हैं तो बाराबंकी। तो 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब दो सूची नीचे दिया गया है। एक तरफ यूपी की हिस्टोरिकल आपके इमारतें, मोन्यूमेंट्स है, और दूसरी तरफ उसकी क्या भी प्लेस है, स्थान। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम 84 गुंबद के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? जालौन। फिर अगर आपसे जामा मस्जिद के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? मुरादाबाद। दिल्ली में भी है, कहीं पे भी जामा मस्जिद हो सकता है। अगर हम बौद्ध स्तूप के बारे में बात करें तो बौद्ध स्तूप के लिए कुशीनगर में आपको जाना पड़ेगा, ये तो आराम से बता सकते हो। और कामदगिरी पर्वत अभी मैंने बताया, कितनी बार मैं बताऊं, आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 4 3 2 1 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लखनऊ मेट्रोपॉलिटन। इसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है? तो पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है आपका कि जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करते हैं, यानी 1750 के बाद हम आगे की बात करते हैं, 1799 में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी नवाब आसफुद्दौला डेवलप द सिटी इन अ प्लान्ड मैनर। ये पहली बात है, इन अ प्लान्ड मैनर। आपने बोला कि चलो ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो नवाब जो आसफुद्दौला है उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। पहले कैपिटल कहां पे था इसका? तो पहले कैपिटल था फैजाबाद में, और उसी फैजाबाद को जिसको अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो ये फैजाबाद से कहां पे लेकर के आया? तो फैजाबाद से लखनऊ में लेकर के आया। ये फैजाबाद से कहां पे लेकर के आया? लखनऊ में लेकर के आया। ठीक है, कभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसने प्रॉपर तरीके से
लखनऊ को आपके बनाया, लखनऊ को सजाया, लखनऊ का निर्माण किया? ये बात समझ में आ गया? तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरा, अब बताया जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। यह भी सही बात है, लखनऊ के डेवलपमेंट में नो प्रॉब्लम। अब तीसरा यह बताया जा रहा है कि महानगर की ये जो कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र आपके पाए जाते हैं, तो ये गलत बोल रहा है। 23% नहीं, जो लखनऊ नगर सिटी के, जो लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान है, उसके अकॉर्डिंग इस महानगर के टोटल 54.98% जो है उस वाले हिस्से के ऊपर आपके रिहायशी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये गलत है, तो केवल और केवल 1 और 2 आपके सही। अभी देखो, ये कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा है। सवाल बोल रहा है कि 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? तो देखिए 1892 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन आपके यूपी से रिलेटेड, और उस समय जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WCB, जो कांग्रेस के पहले आपके अध्यक्ष थे। आपने बोला कि ठीक है। अब 1905 में कहां पे हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? वाराणसी में, बनारस में हुआ। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ? लखनऊ में। लखनऊ में अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई? जवाहरलाल नेहरू को। 1946 में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहां पे? मेरठ में। और ये मेरठ में किसको बनाया गया भाई? JB कृपलानी को बनाया गया। सवाल तो यही पूछा है। तो 1892 में कहां पे हुआ था? तो इलाहाबाद में। 1905 में कहां पे हुआ था? वाराणसी में। 1936 में कहां पे हुआ था? तो लखनऊ में। और आपके 1946 में कहां पे हुआ था? तो मेरठ में। तो 2413 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2413, दिस इज योर आंसर, विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? याद है ना आप लोगों को? सबको जरूर याद होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कालिंजर फोर्ट लोकेटेड? जब हम कालिंजर के बारे में बात करते हैं तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी के समय में यूपी के बांदा जिले में स्थित है। और ये जो कालिंजर का किला है, ये बुंदेलखंड का, मतलब हिस्टोरिकल एक तरीके से फोर्ट था। हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के ऊपर जिनको भी अपना अधिकार जमाना है, उनको ध्यान रखने की जरूरत है, उनको इसके ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो मामला फंस जाएगा। और यही कालिंजर का अभियान है जिसमें आपके शेरशाह सूरी ने अपनी जान गंवा दी। यूपी को समय समय पर अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं, अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं, कब कौन सा नाम आपको दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कब कौन सा नाम आपके यूपी को दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। तो आपने बोला कि सर कब कौन सा नाम दिया गया, ये भी बताइए। कब कौन सा नाम दिया गया सर, ये भी बताइए। तो यूपी को समय समय पर जो नाम आपको दिया गया है, अगर देखो, अगर हम नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो 1836 में दिया गया उत्तर पश्चिमी। जब हम आगरा और मतलब यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के बारे में बात करें, आगरा एंड अवध के बारे में बात करें
1902 में। जब यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में बात करें 1937 में, और यूपी 1950 में। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए के बारे में बात करें तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4 होना चाहिए। बी के बारे में बात करें तो आंसर आपका 1902 होना चाहिए। चलो नहीं है तो हम 3 मान लेते हैं, सी का हम लोग मान लेते हैं 2, और डी का हम लोग मान लेते हैं 1। तो 4 3 2 1 यहां पे दे रहा है, तो नहीं है तो हम 4 3 2 1 मारेंगे, नहीं है तो ये मारेंगे, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सीधे तौर पे। सवाल बोले कि उत्तर प्रदेश दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। यूपी डे कौन से तिथि को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम यूपी डे कब मनाया गया था, तो प्रथम बार 2018 में मनाया गया था। फर्स्ट टाइम 2018 में आपको मनाया गया था। कारण क्या है, तो यही वो दिन था 24 जनवरी 1950 जिस दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। एक बार तो जितने भी साथियों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार आप सब लोग बताइए कि कौन कौन से साथी सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, और किनको किनको लगता है कि सर बेकार में ये सब करवा रहे हैं। किसको किसको लगता है भाई बताइए एक बार, थोड़ा मैं आप सब लोगों को कमेंट देखना चाहता हूं। बताइए किसको किसको अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग अपने पेपर के पहले कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन कर लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा लग रहा है ना आप सब लोगों को, बताइए एक बार जल्दी से। अब एक एक करके अब आपका फेवरेट पोर्शन लेकर के आए, जिसमें एकदम अंधाधुंध तरीके से आप आंसर दोगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। और जो नया है सीखना है, जो पुराना है उसको सही बताना है। अब उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के बारे में बात करें तो कौन थी भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाई, तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल के बारे में बात करें, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अब कंटिन्यू रखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहली आपके राज्यपाल के बारे में बात करें, सरोजिनी नायडू। 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1949 तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आप सब लोगों को। 1947 से लेकर के 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल रही थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की एट प्रेजेंट में बात करें कि अभी के समय में वर्तमान में आपकी कौन है राज्यपाल, तो नाम क्या हो जाता है उनका, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अभी के समय में कौन है भाई, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 32वें नंबर की यूपी की आपकी राज्यपाल हैं। अगर हम 1934 से इसको लेकर के चले तो 32वें नंबर की ये आपकी राज्यपाल दिखाई देती है। चलो अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत आपके रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा आपके रहे, नारायण दत्त तिवारी आपके रहे, कृष्ण चंद्र पंत आपके नहीं रहे। अब एक बात बताना चाहता हूं, अब सब लोगों को याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत क्या किया गया कि जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था, आगरा एंड अवध था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो उसका संक्षिप्त नाम करके यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस आपके कर दिया गया।
यूनाइटेड प्रोविंस आपके कर दिया गया, इसका नाम आपने बोला कि चलो ठीक है सर, यूनाइटेड प्रोविंस आपके नाम कर दिया गया, आपने बोला कि चलो ठीक है, अलग अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया तो इस यूनाइटेड प्रोविंस के उस समय जो पहले आपके सीएम बने, जो पहले मुख्यमंत्री बने, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था सर? नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान। मोहम्मद अहमद सईद खान, मोहम्मद अहमद सईद खान। ये कब की मैं बात बता रहा हूं? ये मैं बात बता रहा हूं 1937, जब यूनाइटेड प्रोविंस बना तो उस यूनाइटेड प्रोविंस के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। आपने बोले कि चलो ठीक है। ये नवाब थे, कहां के भाई? नवाब थे इस छतारी के। कहां के भाई थे? नवाब छतारी। इनको पहला मुख्यमंत्री बनाया गया 1937 से लेकर के अप्रैल के महीने से जुलाई तक के रहे। फिर उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया और इस तरीके से ये स्वतंत्र भारत में यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। अब ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी, दोनों चीज मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये सवाल मैंने पहले भी आपको कराया है। थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा समय दीजिए और बिल्कुल ही आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप इसका गलत आंसर नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इसका गलत आंसर नहीं देंगे। मैंने बताया था कि डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में बात करें तो 1954 से लेकर के 1960 तक मुख्यमंत्री रहे। सुचेता कृपलानी के बारे में बात करेंगे तो 1963 से लेकर के 1967 तक की आपके मुख्यमंत्री रही। कमलापति त्रिपाठी के बारे में बात करें तो 1971 से लेकर के 1973 तक आपके मुख्यमंत्री रहे। जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो 1968 से लेकर के 1970 तक आपके मुख्यमंत्री रहे। अब ऑर्डर में इसको सजाना है। Below is the list of people who have been the chief minister of Uttar Pradesh. Indicate the correct chronology of his tenure using the quotes below. तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर। उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। तो 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके नहीं रहा है? कौन सा मुख्यमंत्री? भाई नित्यानंद स्वामी कहां से रहेगा? गोविंद बल्लभ पंत पहले रहे, टीएन सिंह रहे, राम नरेश यादव रहे हैं, लेकिन नित्यानंद स्वामी के बारे में बात करें तो नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले आपके मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो नित्यानंद स्वामी का नाम। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 रही हैं। एक है आपके सुचेता कृपलानी और एक है मायावती जी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी थी? निम्नलिखित में से कौन आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो अभी मैंने आपको बताया नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। और दूसरी मायावती। सबसे ज्यादा बार आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ मायावती। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, 4 बार। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और भारत के किसी भी आपके राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन नहीं जानता है भाई? कौन नहीं जानता है भाई? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत में यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। और अभी के समय कौन है? अब के समय कौन है? तो श्री सतीश महाना। एकदम चीते की रफ्तार में आंसर दीजिए, रुकना नहीं चाहिए, न रुकना है, न झुकना है, न टूटना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? श्री सतीश महाना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है भाई?
उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मछली है, तीर भी है, और तीर है तो धनुष भी होगा, लेकिन मोर आपके नहीं है। लेकिन मोर आपके नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है भाई? तो राजकीय फूल का क्या हो जाएगा भाई? तो राजकीय फूल के तौर पे टेसू का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा भाई? टेसू का नाम आ जाएगा। अगर हम इसके आपके क्या बोलते हैं कि अगर हम इसके एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल में बारहसिंगा आ जाएगा। अगर हम इसके बर्ड्स के बारे में बात करें, सारस या क्रॉन्च आ जाएगा। अगर हम इसके ट्री के बारे में बात करें तो ट्री के तौर पे आपके सीता अशोक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अगर आपसे सवाल पूछा जाए, यूपी के बारे में जब आपसे बात पूछा जाए, यूपी, तो इसका बर्ड कौन सा है? तो बर्ड में कौन सा हो जाएगा? सारस। और भारत में जब हम बात करें तो क्या आ जाएगा? ये भी आपको पता है। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके बहुत पुराना क्वेश्चन है। आपको 2019 वाला, जो 2022 में जो आपके चुनाव हुआ था, उसके सीट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 2002 का है, तो इसका अब कोई भी औचित्य नहीं है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की जो 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष था, तो 16वीं का किसको चुना गया था? तो 16वीं का माता प्रसाद पांडे को चुना गया था। सर्वसम्मति से चुना गया था। अब 17वीं के बारे में जब बात करें, किसको चुना गया था 2017 में? ये जरूर बताइएगा। अब जब 18वीं के बारे में जब हम बात करते हैं, जो 2022 से आपकी शुरू हुआ है, उसमें श्री सतीश महाना को चुना गया है। तो इस तरीके से, चूंकि सवाल 16वीं के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच बाबू, ढेर सारा प्यार। इतना पूछ लिया आप लोग, वही काफी। अगर हम यूपी के विधानसभा के बारे में बात करें तो 2012 में 35 जो आपकी महिलाएं हैं, आपकी चुनाव जीती थी। कितने में से? 582 महिलाओं में से। टोटल आपकी 582 महिलाएं आपकी क्या थी? चुनाव के मैदान में थी। हो सकता है कि एक एक सीट पर 3-3, 4-4 महिलाएं लड़ रही हूं अलग अलग पार्टी से। 2017 की विधानसभा में सबसे ज्यादा 42 महिलाएं आपकी चुनाव जीती। 2022 का जो चुनाव है, उसमें अगर महिलाओं के बारे में बात करें, 47 महिलाओं ने चुनाव जीता। तो 2012 में कितनी महिलाएं चुनाव जीती थी? 35। 2017 में आपकी 42 और 2022 में आपकी 47। और अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया है। जब भी ये लागू हो जाएगा, 33% सीटें आपके रिजर्व हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आपके पारित हुआ था? तो ये बसपा की सरकार थी, उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी, और उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे प्रदेश में बांट दिया जाए। 21 नवंबर 2011 को यह प्रस्ताव आपके पारित हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं। बात समझ गए? अब ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, इसको भी हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये 2012 वाला पूछ रहा है। तो हम लोगों को क्या समझ लेना है कि उस समय 2012 में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? उमेश सिन्हा। लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके अभी भी तो होंगे। आपने बोला कि जी बिल्कुल होंगे। तो अभी के समय में अगर हम बात करें
कि वर्तमान में आपके कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो वर्तमान में के जब बारे में डिस्कशन करें तो वर्तमान में जो है उनका नाम है अजय कुमार शुक्ला। मान लीजिए कि उस समय के अकॉर्डिंग पूछा था हमारे पेपर में, अब के अकॉर्डिंग पूछ देगा तो हमको ये याद रखना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुआ, टोटल कितनी आपके है भाई? टोटल कितने? 652 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए आपके चुनाव हुआ। अब देखो, अभी के समय में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 546 आपके नगर पंचायत है। 546 आपके नगर पंचायत है, पहली बात। 200 के आसपास नगर पालिका परिषद है। 200 के आसपास आपके नगर पालिका परिषद है। आपने बोला कि ठीक है। और 17 टोटल आपके नगर निगम है। 17 टोटल आपके नगर निगम। अब 5 2 7, लेकिन 2006 में जब चुनाव हुआ तो उस समय 652 के लिए, लेकिन अब जो है इसका विस्तार कर दिया गया है। अब इसकी संख्या बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या, तो देखिए यूपी में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की आपकी 31 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद में आपकी 100 सीट है। यही है ना भाई? तो यहां पे जब आपके ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तब तक 108 सीट थी, लेकिन जब अलग हो गया तब से आपकी टोटल 100 सीट है। तो ऑप्शन नंबर ई 100 आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, अब मेयर कौन होता है भाई? जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है, यही होता है। तो ये जो मेयर होता है वो आपके मेयर ऑफ एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। बिल्कुल सही बात है। और वो नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। बिल्कुल सही बात है। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो कार्यकारिणी समिति होती है उसका सभापति इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। सही बात है। सवाल ये बोले कि पूरी तरीके से उस मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करता है, तो ये गलत बात है। द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मशीनरी, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। 1 2 और 3 है भाई। तो आप सब लोग इस बात को समझिए कि जो नगर का प्रथम नागरिक है वो कौन होता है भाई? मेयर होता है। तो नगर में अगर हम प्रथम नागरिक के बारे में बात करें, फर्स्ट सिटीजन के बारे में बात करें, तो नगर में कौन होता है? मेयर। राज्य में कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। और देश का, कंट्री का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पूरी बात मैंने आप सब लोगों को बताया जबरदस्त तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो कार्यपालक मशीनरी का पूरा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कमिश्नर होगा, ये अपना काम करेंगे। अब सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सवाल बोले कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सही बात है भाई, प्राप्त कर लिए। कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए अलग कानून है। ये तीनों सही है, लेकिन ये सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती। बिल्कुल गलत बात है। ये इसका कोई आधार नहीं बनता है। जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 है, उसमें यह बात बताया गया है कि कैसे किसी को नगर निगम आपको बनाया जाता है, इसके बारे में। तो इसका कोई राजनीतिक कारण आपका नहीं है। तो आपके क्या हो जाएगा? बी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगर में से किसमें एक में नगर निगम नहीं है? अब देखिए, अगर हम अब के बारे में बात करें, अब के समय में बात करें, तो मई 2017 में क्या किया गया है? मई 2017 में अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या और फैजाबाद इन दोनों को मिला लिया गया। ये दोनों के दोनों पहले क्या होते थे? नगर पालिका परिषद होते थे। और इन दोनों नगर पालिका परिषद को मिलाकर के अब क्या बना दिया गया है? अयोध्या नगर निगम बना दिया गया। अब क्या बना दिया गया भाई? अयोध्या नगर निगम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया भाई? अयोध्या नगर निगम बना दिया गया है। उसी तरीके से नगर पालिका परिषद मथुरा और नगर पालिका परिषद वृंदावन, इन दोनों को मिलाकर के मथुरा वृंदावन नगर निगम आपके बना दिया गया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम बना दिया गया। तो पहले ये नगर पालिका परिषद हुआ करते थे, अब इसको नगर निगम बना दिया गया। तो किसमें नहीं है भाई अब के समय में? तो फैजाबाद में अब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अभी सवाल देखिए, झांसी में किस प्रकार की संस्था है? तो झांसी की जो संस्था है वो कौन सा है? झांसी में क्या भाई? नगर निगम। उसके बाद मछली शहर के बारे में बात करें, जो जौनपुर के अंदर आता है वहां पे क्या भाई? नगर पंचायत। जब टूडला के बारे में बात करें, टूडला रेलवे स्टेशन भी है, नगर पालिका परिषद। और जब सैफई के बारे में बात करते तो सैफई को कौन नहीं जानता है? तो सैफई में कौन हो जाता है? क्षेत्र समिति। तो 4 3 1 2 आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब जाके आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में अभी के समय में क्या क्या है? तो लखनऊ में अभी के समय में जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। तो सारी के सारी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सब के सब लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। तो ये किसके ऊपर लगता है भाई? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ये जो टैक्स है वो किसके ऊपर लगेगा? तो भाई ये कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी के सभी लोगों के ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें से किसी को छोड़ दिया जाएगा कि नहीं छोड़ दीजिए। ये तो कथन एक जो आपके कह रहा है, फिर से ध्यान से देखिए कि बोले कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के द्वारा मुख्य कर परिस्थिति और संपत्ति पर लगाया जाएगा, पहला वाला कथन सही है। आपने बोले कि चलो ठीक है, कथन सही है, कोई बात नहीं है। बोले कि यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। जो लायबल जो आपके पर्सन होते हैं उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। लायबल व्यक्तियों के ऊपर ही ये कर लगाया जाता है। तो कारण गलत है, एसर्शन सही है, तो ए सही है और आर आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा ये सवाल मैं चाहता हूं कि मैं थक गया, अब थोड़ा ये सवाल पढ़ के इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो आपके बीच में कोई नहीं है, आपके और आपके सवाल के बीच में कोई नहीं है। थोड़ा सोच समझ के इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए आप और ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दीजिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका सही आंसर देंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, खूब ध्यान से पढ़िएगा। बोले कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 साल चाहिए, बनाने के लिए 18 साल चाहिए।
का निर्वाचन होता है। तो ये पहला बोले कि पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा यहां पे ये स्टेटमेंट यूज करना चाहिए था कि जो वोटर लिस्ट में जो लोग हैं, जो वोटर लिस्ट में आपके लोग हैं, वोटर लिस्ट में जो आपके वोटर्स हैं, उनके द्वारा आपके निर्वाचन किया जाता है, सभी वयस्कों के द्वारा नहीं। हो सकता है कि उस निवास, उस सीमा क्षेत्र में जो लोग आपके रह रहे हो सकता है वहां के वोटर ना हो सकता है कि वोटर ना हो, तो भाई निर्वाचन करने के लिए क्या चाहिए वहां का, यानी पहले वाला गलत हो गया। लेकिन ये कब पकड़ पाते, जब आप बारीकी से पढ़ते तब पकड़ पाते। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा गुड स्टेटमेंट, यही हम खोजना चाहते थे। तीसरा बोले कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। चौथा क्या बोले भाई, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से ही ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, यानी 2 भी सही है और 4 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के शुभारंभ के बारे में बात करें। यूपी में पंचायती राज प्रणाली आपके कब शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज जो प्रणाली है कब आपके शुरू किया गया था, तो 1949 में। ऑप्शन लगा लीजिएगा 1949 में, 1949 में 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता थी उस समय 5 करोड़ 40 लाख जनता, 35,000 पंचायतों ने काम करना शुरू किया था। तो आंसर क्या होगा भाई 1949, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिए, अब मैं चाहता हूं कि इसका भी उत्तर आप सब लोग बताएं। अगर गलत करोगे तो बड़ा मार मारेंगे, बहुत पीटेंगे। जल्दी बताइए, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल आपको किया गया है। तो जिला योजना में नगर पंचायत को भी शामिल किया गया है, ग्राम पंचायत को भी शामिल किया गया और क्षेत्र पंचायत को भी शामिल किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 ऑल टू ऑल, सारे के सारे आपके सही हैं, कोई भी आपका गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद, अब देखो उत्तर प्रदेश में अब के समय में टोटल 71वां की बात तो हम करेंगे ही, टोटल आपकी 75 जनपद बन गया। तो 75वां जनपद जो है वो कौन सा है भाई, तो वो है हापुड़। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कितना टोटल जनपद है 75। 71वां जो था उसका नाम था काशीराम नगर, जिसको अब के समय में हम कासगंज के नाम से जानते हैं। जिसको अब के समय में हम किसके नाम से जानते हैं, तो जिसको अब के समय में हम कासगंज के नाम से जानते हैं। अब के समय में जिसको हम कासगंज के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सवाल देख रहा है, ये अलग अलग जनपद है, उसके मुख्यालय पूछ रहा है। अगर अंबेडकर नगर के बारे में बात करें तो अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा। अगर हम कानपुर देहात के बारे में बात करें तो आपके अकबरपुर माटी हो जाएगा। जालौन के बारे में बात करें तो जालौन का क्या हो जाएगा, उरई उरई उरई। फिर उसके बाद कौन सा, सिद्धार्थनगर का कौन सा हो जाएगा, नौगर हो जाएगा। क्या मैंने बोल दिया जी, एक अंबेडकर नगर का अकबरपुर, अकबरपुर 3 नंबर पे है, बी का 1, तो 3 1 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि उत्तर क्या पूछ रहा है। अब फिर से बुढ़े, एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ है हेडक्वार्टर। गौतम बुद्ध नगर के बारे में बात करें तो सोचना ही नहीं है, नोएडा मार दीजिए। ज्योतिबा फुले नगर के बारे में बात करें तो अमरोहा मार दीजिए। संत कबीर नगर के बारे में बात करें तो आप खलीलाबाद मार दीजिए। और जब हम आपके सिद्धार्थ नगर के बारे में बात करेंगे तो नौगर मार दीजिएगा। यानी 4 1 2 3 जहां पे दिख रहा है मार दीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रुकना मना है। गौतम बुद्ध जिले के अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा। तो देख लीजिए, नोएडा भी गौतम बुद्ध नगर जिला में आता है और ग्रेटर नोएडा भी गौतम बुद्ध नगर जिला में आता है। उत्तर प्रदेश में मंडल, तो मंडल टोटल कितने हैं भाई? तो मंडल टोटल 18 है। और जिले कितनी है? तो अब थोड़ा चेंज कर दीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये बना लीजिए 18:75, यानी ऑप्शन नंबर ई। टोटल मंडल तो 18 ही है, टोटल मंडल तो 18 ही है, लेकिन जिला कितना बन गया? 18। तो 18वां जो मंडल था, जो 18वां जो मंडल था वो कौन सा भाई? अलीगढ़। ताला के लिए फेमस है अलीगढ़। और जो 75वां आपका है वो जिला जो है वो कौन सा भाई? हापुड़। तो अब जो रेशियो है 18:75 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नोएडा न्यू इंडस्ट्रियल ओखला, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपके गौतम बुद्ध नगर में आपके स्थित है। अब देखो फिर से, अगर हम जालौन के बारे में जब हम बात करते हैं, जालौन के बारे में बात करते हैं, तो जालौन का कहां पे? उरई। जालौन के औरई कहिए या उरई कहिए, चाहे औरैया कहिए। कानपुर देहात के बारे में बात करें तो अकबरपुर माटी, नॉट अकबरपुर। अगर यहाँ पे अकबरपुर माटी होता तो हम आपके सही करते, यानी मान लो बीकाई। संत रविदास नगर के बारे में बात करें तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको भदोही। कहां पे जाना पड़ेगा भाई? भदोही। ठीक है भाई। और डी यानी कुशीनगर के बारे में बात करें तो कहां पे जाना पड़ेगा? पडरौना, यानी 3 जाना पड़ेगा। इसीलिए इसको लगा लीजिएगा स्टार, और मैंने आपको बता दिया इसके अलग ऑप्शन होंगे, इसमें से दिए गए जो विकल्प है उसमें से नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, आप सब लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? पहले तो ये बताइए कि आज पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और ये जो आपके थे इसको आप लोगों को समझना है। और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, सिखाएं, और साथ ही साथ लाइक करके गुरु दक्षिणा दीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा आप सब लोग कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और ऐसे ही मैराथन आप सब लोगों की फिर से आती रहेगी। तो सैटरडे को मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन आप लोगों का चल रहा है, और संडे को आप लोगों का क्या चल रहा है भाई? यूपी जीके का मैराथन। तो इसका आनंद प्राप्त कीजिए। और कैसा लगा ये सेशन आप लोग बताइए भाई, कैसा लगा? बहुत सारी बातें आज आप सब लोगों को सीखने को मिली होगी, बहुत सारी बातें नई आप सब लोगों को सीखने को मिली होगी। देखो बात वही है कि जो आएगा सो पाएगा, जो जाएगा सो खोएगा, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपने बहुत सारी बातों को सीखा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।